खयाम साहब के फोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, आदाब, मैं मोहम्मद रफी बोल रहा हूँ। खयाम बोले, आदाब भाई, आपकी आवाज ही तो आपकी पहचान है, आप इंट्रोडक्शन क्यों दे रहे हैं, फरमाइए। रफी साहब बोले, आज शाम हमारे यहाँ दावत पर आइए, थोड़ा मन बहल जाएगा। खयाम साहब बोले, जरूर जरूर आऊंगा भाई, आप ज्यादा तकल्लुफ मत करिएगा। खयाम साहब फोन रखकर सोचने लगे कि आजकल रफी मियाँ के यहाँ से लगातार दावत के नोते क्यों आ रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते ही तो उन्होंने दावत पर बुलाया था, उससे पहले हफ्ते भी बुलाया, 3-4 दावतें हो चुकी है अब तक। वो सोच रहे थे कि जरूर रफी साहब के मन में कोई बात है, वो कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि रफी साहब बहुत कम बोलते थे और संकोच भी बहुत ज्यादा करते थे। इसलिए खयाम साहब ने सोचा कि इस बार पता कर ही लूंगा कि माजरा क्या है, रफी साहब आखिर क्या संकोच कर रहे हैं और वो मुझसे चाहते क्या हैं। खयाम साहब कितने बड़े संगीतकार थे ये किसी को बताने की जरूरत तो नहीं, मगर फिर भी आप सबकी सुविधा के लिए मैं उनके कुछ गानों की झलक सुना देता हूँ। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल दिल चीज क्या है आप मेरी पर्वतों के पेड़ों पर देख लो आज। शगुन, शोला और शबनम, फिर सुबह होगी, नूरी, कभी कभी, रजिया सुल्तान, उमराव जान, बाजार जैसी फिल्मों में संगीत देकर खयाम साहब म्यूजिक इंडस्ट्री में अमर हो गए। उनका संगीत उस दौर में सभी संगीतकारों और जमाने के ट्रेंड से बिल्कुल अलग था। उनके संगीत में एक सुकून था, एक किस्म का ठहराव था, जिसे शहर की भागदौड़ और शोरगुल से परेशान होकर सुकून के लिए कोई आदमी गांव और अपनी मिट्टी की तरफ दौड़ता है, वैसे ही सुनने वालों को उनके संगीत में रूहानी शांति मिलती है। रफी साहब ने उनके लिए 1948 में पहली बार गाना गाया था। तब न तो रफी साहब का नाम हुआ था, न खयाम साहब का। दोनों अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, मगर दोनों पंजाब से मुंबई आए थे और पंजाबी बोलने में बहुत सहज महसूस करते थे। इसलिए उनकी और खयाम साहब की पक्की दोस्ती हो गई। हालांकि वक्त के साथ रफ़ी साहब बहुत बिजी होते गए। वो लगभग हर हीरो की आवाज़ बन गए और देखते देखते ही हिंदी फिल्मों के नंबर 1 सिंगर हो गए। जबकि खयाम साहब बहुत सुकून से काम करने वाले शख्स थे, उनमें कोई हड़बड़ी नहीं थी। वो वक्त वक्त पर रफ़ी साहब से प्लेबैक सिंगिंग कराते रहे और दोनों ने 10 फिल्मों में साथ में काम किया, जिसमें खयाम साहब ने 21 गानों में रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल किया। सिमटी हुई घड़ियां। हालांकि एक बार लाइव कॉन्सर्ट को लेकर उनकी रफ़ी साहब से थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने कई साल तक रफ़ी साहब को मौका नहीं दिया, पर वक्त के साथ ये नॉर्मल हो गया। खैर, उस दिन वो एक बार फिर रफ़ी साहब के यहाँ दावत पर गए, तो रफ़ी साहब, उनके भाई और उनके पीए जो उनके साले भी थे, सब दस्तरख्वान पर बैठे थे। बातों का सिलसिला चल रहा था, तभी खयाम साहब ने अपने मन की बात पूछ ली। उन्होंने कहा कि क्या बात है रफ़ी साहब, आजकल बहुत दावतें दे रहे हैं आप। मैं जानता हूं कि मैं नहीं पूछूंगा तो आप बताएंगे भी नहीं, फरमाइए, मुझे ये रिश्वत लगातार क्यों दी जा रही है। उनके बोलते ही सबके सब हंसने लगे। हालांकि रफ़ी साहब ने तब भी अपने मन की बात नहीं कही। तब उनके बड़े भाई हामिद भाई बोले कि खयाम साहब, बात यह है कि फीको चाहता है कि आप उसे कुछ बना दो। आप सब जानते ही हैं कि फीको रफ़ी साहब का घरेलू नाम था। ये सुनकर खयाम साहब हैरानी से बोले कि रफ़ी साहब ही तो सब कुछ है इस इंडस्ट्री में, आपसे बड़ा सिंगर कौन है यहाँ, बताइए, अब आप और क्या बनना चाहते हैं। तो रफ़ी साहब आहिस्ता से बोले, दरअसल मैं फिल्मी गानों में लगातार ऊंचे ऊंचे सुर लगा रहा हूँ, मुझे मेरे गाने एक जैसे लगते हैं। मुझसे कई लोग ये शिकायत करते रहते हैं कि मैं एक लाउड स्पीकर हो गया हूँ। इन सब से मुझे शांति नहीं मिलती। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी आवाज़ को निखारें और मुझसे ऐसी बंदिश गवाएं जिसे मैं गाना चाहता हूँ। खयाम साहब भी समझ रहे थे कि रफ़ी साहब का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लालच में संगीतकार उनकी आवाज़ की क्वालिटी बिगाड़ रहे हैं। वो उनसे बेहतरीन गाने नहीं गवाते। हालांकि ये सब गाने बहुत हिट होते थे, पर जो गाना खुद बनाने वाले को सुकून दे वैसी बात इन गानों में नहीं थी। रफ़ी साहब को खुद लगता था कि उनकी आवाज़ से मिठास गायब हो रही है। इसलिए खयाम साहब बोले कि ज़रूर, बदल तो मैं दूंगा आपको, पर ये बड़ा मुश्किल काम है। आपको भूलना होगा कि आप मोहम्मद रफ़ी हैं, को वो बनना पड़ेगा जो आपको बनाना चाहता हूँ। ये कैसी बात थी कि जिन रफ़ी साहब को हम आज तक नहीं भूले, उन्हीं से खयाम साहब खुद को भूलने के लिए कह रहे थे। मगर रफ़ी साहब ने उनसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया और बस ये कहा कि जी,
मैं तैयार हूँ। तो खयाम साहब ने उनको अपनी शर्तें भी वहीं गिना दी। उन्होंने कहा कि आपको बदलना होगा। आप ये सोचकर मेरे पास आएंगे कि आपको कुछ नहीं आता, जैसे 7-8 साल का बच्चा संगीत की तालीम लेता है, और उसी तरह आपको रोज़ मेरे पास आकर रियाज़ करना होगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपको गाने में अपने शरीर का कैसे इस्तेमाल करना है। आपको मंज़ूर है? रफ़ी साहब पहले से ही तैयार थे। उनकी सारी शर्तें मंज़ूर करते गए। अगले कुछ दिनों में खयाम साहब उनको नए सिरे से संगीत सिखाने लगे। रफ़ी साहब बहुत अच्छे स्टूडेंट साबित हुए और उन्होंने ऐसी लगन से गाना सीखा जिससे कोई बच्चा अपने गुरु से सीखता है। वो रोजाना 7 से 8 घंटे तक उनके साथ रियाज करते और अपनी वॉइस क्वालिटी पर काम करते। कई महीनों की मेहनत के बाद जब खयाम साहब को लगा कि रफ़ी जी एक नए तरीके के गाने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो उन्होंने उनके साथ एक गैर फिल्मी एल्बम बनाया। इसमें उन्होंने गीतकार मधुकर राजस्थानी की रचना ली और उसे पहाड़ी राग पर तैयार किया। ये बहुत धीमी आवाज का गाना है, जिसकी छोटी सी झलक पेश है। तेरे भरोसे है। कॉपीराइट के कारण मैं आपको ये पूरा गाना नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, जहां से क्लिक करके आप इसे पूरा सुन सकते हैं। आपको साफ लगेगा कि इसे रफ़ी साहब ने कितना डूब कर गाया है। नंद लाला कोई। इसी एल्बम का एक गज़ल भी है, जिसके शायर दाग दहलवी साहब थे। इसे खयाम साहब ने रागेश्वरी राग पर तैयार किया था। इन भजन और गज़लों को आप जितनी बार सुनेंगे, आपको उसमें रफ़ी साहब की एक नई रेंज मिलती जाएगी। गजब किया। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। बहरहाल इस भजन और गज़ल में रफ़ी साहब का एक अलग अंदाज दिखा। उनको बहुत खुशी हुई कि इन भजन और गानों से उन्हें अपनी पुरानी आवाज़ वापस मिल गई। इस एल्बम को खूब लोकप्रियता मिली। बाद में इन्हें रफ़ी साहब के दूसरे गैर फिल्मी एल्बम में भी शामिल किया गया। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। रफ़ी साहब की संगीत की भूख और खयाम साहब जैसी विलक्षण शख्सियत के बारे में आपका क्या ख्याल है? फटाफट कमेंट करके बताइए। आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी और नायाब वाक़िए के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।